एफएनओ ट्रेडिंग का कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट जॉब से, जो ज्यादातर लोग करना चाहते हैं। और हम कंपैरिजन करेंगे भाई रियलिटी वाला, हवाबाजी की बात नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या सच्ची में बेकार है? देखो भाई, पापा सिगरेट पीते थे, हमें मना करते थे। ट्रेडिंग से लोग इन्वेस्टिंग में जाते हैं, बट इन्वेस्टिंग से लोग कभी ट्रेडिंग में नहीं आते, ऐसा क्यों? अगर एक ऑप्शन ट्रेडर जो रात को पोजीशन लेके गया वो ये काम कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका बाप भी नहीं कर सकता। ऑप्शन ट्रेडिंग से 1000 करोड़ कमाने वाला एक भी बंदा नहीं निकला, बट इन्वेस्टिंग से राकेश झुनझुनवाला जी ने 1 लाख करोड़ तक का प्रॉफिट कर लिया। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिसने बहुत मोटा पैसा बनाया, तो ऐसा क्यों? इसका रीजन, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि नवजोत भाई ने कैसे 1 करोड़ 36 लाख का प्रॉफिट किया था। आज की वीडियो पे हम आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट के कुछ ऐसे राज जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और हम स्वागत करते हैं फाइनली नवजोत भाई का। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे पॉडकास्ट में दोबारा और लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया आपका पॉडकास्ट, और रील्स तो इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई कि मेरे को आपको बुलाना ही पड़ा दोबारा। तो देखो, आप लोगों ने जो पसंद किया ना पॉडकास्ट को, आज फिर से हम आपको कुछ ऐसा कंटेंट देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये एक एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि पॉडकास्ट देखना ना आपका वर्थ इट हो जाएगा। तो नवजोत भाई, आपने तो इक्विटी से 1 करोड़ 36 लाख रुपए कमा लिए, बट हम जैसे एफएनओ ट्रेडर्स के तो लगे पड़े हैं। अभी भाई एक नई रिपोर्ट भी तो आई है ना, जो नंबर है वो 89% पहले लॉस मेकिंग ट्रेडर थे, वो बढ़ के अभी 93% हो गया है। तो ये जो 7% है ये भी तो अच्छा सक्सेस रेट है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की जो जॉब की सक्सेस रेट है वो तो 1% भी नहीं है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि 7% का नंबर बहुत अच्छा है? ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, ये 7% का जो नंबर है ना, इसकी सच्चाई हम लोग जरा जान लेते हैं। तो इसकी सच्चाई आप जानने के लिए एक्साइटेड हो क्या? हाँ जी, आप हमें ज़रा एक्सप्लेन करो कि इसके पीछे का राज तो क्या है? इसका जो डेटा है ना, आपको सबसे पहले तो क्या है कि परसेंटेज के ऊपर नहीं जाना, ठीक है? आपको क्या है, डेटा के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। लोग क्या है, परसेंटेज के चक्कर में इमोशनल हो जाते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल डेटा बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबल लोगों की, कि 7% लोग प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेटा है, या आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी इनके साथ शेयर कर देना, वो ये है कि लगभग 1 करोड़ के ऊपर कुछ लोगों का डेटा है। एग्जैक्टली अगर बात करें तो 1 करोड़ 7 लाख 10 लाख समथिंग है, बट इसको हम मोटा मोटा 1 करोड़ मानेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं, तो यहाँ पे 4,60,000 लोग हैं जो कि प्रॉफिटेबल तो हैं, पर उनका प्रॉफिट जो है 0 से लेके 10,000 रुपए के बीच है। तो अगर किसी आदमी ने मान लो 2,000 रुपए कमाए हैं, तो आप क्या कहोगे, वो प्रॉफिटेबल है? और वो भी साल का? वो भी साल का। हाँ, तो ये तो कहीं से भी प्रॉफिट कितना हुआ महीने का? 150 रुपया। 150 रुपये। और वो प्रॉफिट भी नहीं है, वो बेसिकली ब्रेक इवन पे है। हाँ, ठीक है, उसको प्रॉफिट ही नहीं बोल सकते हम। तो ये 4.5% तो आप सीधे निकाल दो। उसके बाद में 1,80,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 से 1 लाख रुपए के बीच बनाया है। और जो लोग रेगुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि एक इनका अगर हीरो जीरो ट्रेड चल गया तो 20-30,000 50,000 रुपए तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो इन लोगों को भी निकाल देते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई ये 4.5 लाख निकाल दिए, 1.5 लाख निकाल दिए, ठीक है। तो कितने निकल गए इसमें से? अपने निकल गए 6.25% तो ऐसे निकल गए। 6%, तो 1% बचा पीछे। तो ये 4.5 लाख और 2.25 लाख अगर निकाल दिए तो मोटा मोटा 6.25 लाख लोग हमने निकाल दिए। तो 6% तो ऐसे निकल गया इसमें से। पीछे कितना बचा? 1%। तो अभी आप किसकी, यूपीएससी की बात कर रहे थे, वहीं पे आ गई ना कहानी। तो एफएनओ जो आजकल जो हाल है एफएनओ का, उसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? एफएनओ छोड़ देनी चाहिए हमें? आपको क्या कहना है इस पे? तो इसके लिए ना हम वापस से वही नंबर की बात करते हैं, ठीक है। स्टैट्स मैं इन लोगों को बता देता हूँ। 1 लाख से 10 लाख जो लोग बना रहे हैं, उनका जो नंबर है पता कितना है? सिर्फ 96,500 का। अच्छा, दैट्स इट। और 1 लाख से 10 लाख आपको क्या लगता है कि इसके लिए भी टैलेंट चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी तुक्के से हो सकता है। मान लो कोई ठीक है 5-10 लाख के फंड से काम कर रहा है, 1,000-2,000 पॉइंट का मूव कैच कर लिया तुक्के से, मान लो एक बड़ा मूव पकड़ में आ गया, इलेक्शन दिन विन के दिन ऐसा कुछ पैसा बन गया, तो एक बार हो सकता है कि एक शॉट में 5-10 लाख रुपए बन जाए, 5-7 लाख रुपए बन जाए। वो बंदा इस कैटेगरी में आ गया। फिर आती है थोड़ी सीरियस वाली कैटेगरी, जो कि है 10 लाख से 1 करोड़। 1 करोड़। क्योंकि अगर कोई 10 लाख रुपए, मान लो कोई 10-12 लाख रुपए बना रहा है, तो महीने का एटलीस्ट 1 लाख रुपया होता है। तो ये डेटा मैंने आपको बताया। अब एक काम करते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग का कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट जॉब से, जो ज्यादातर लोग करना चाहते हैं। और हम कंपैरिजन करेंगे भाई रियलिटी वाला, हवाबाजी की बात नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट जॉब में कितनी सैलरी होती है? 50,000 से 1 लाख। गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी है, एक रेंज बता देता हूँ, 50,000 से 1.5 लाख के बीच में होती है। एवरेज 1 लाख मान लो। 1 लाख के हिसाब से साल की हो गई
10-12 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए के ऊपर हो गई। अभी 10 लाख रुपए के ऊपर कमाने वाले ऑप्शन ट्रेडर पता है आपको कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 28,000 लोग हैं। अच्छा, और वो भी 1 करोड़ में से। हाँ, तो जो नंबर हुआ वो पता कितना आएगा? कुछ 0.26% आएगा। अच्छा, यानी कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो गवर्नमेंट जॉब से भी 4-5 गुना कम है। तो मतलब कि गवर्नमेंट जॉब करना ही सही है ऑप्शन ट्रेडिंग से? नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब करना ही सही है ये कोई बात नहीं हुई। क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई जो यूनिकॉर्न निकले हैं इंडिया में से स्टार्टअप, ठीक है, वो कितने होंगे? हार्डली 150 होंगे। 150 करोड़ की आबादी में से, यानी कि करोड़ में से एक बंदा यूनिकॉर्न बना रहा है। इसका मतलब वो एम मत करो, बिल्कुल करो, पर आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के डेटा की बात करें तो पूरे देश में सिर्फ 2,500 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग से बनाया है पूरे 1 साल में। अभी इक्विटी का कोई डेटा नहीं है, पर इक्विटी का डेटा भी अगर सिमिलर मान लें, 2,500 ही लोग हैं, उसमें से एक बंदा तो आपके सामने ही बैठा हुआ है ना। सही बात है। तो जैसे कि कोचिंग सेंटर वाले बात करते हैं, आपको तो एक ही सीट चाहिए। हाँ, सही बात है। तो नवजोत भाई, हमें भी इस 2,500 लोगों में आना है, तो हम ये ऑप्शन ट्रेडिंग करके आए या इक्विटी में आए? इसका जवाब मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूं। जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आज ये पॉडकास्ट हम मार्केट आवर्स के बाद शूट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट आवर्स में आपके कुछ ट्रेड चल रहे थे जिसमें आप फंसे हुए थे, उससे बड़ी मुश्किल से आप निकले, दिमाग खराब था। मार्केट खुलता है सुबह 9 बजे और मैं कई बार उठता हूँ 10 बजे 11 बजे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हम तो 9 बजे से क्या 8:30 बजे से बैठे होते हैं कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या न्यूज़ आ रही है। और जब ऑप्शन ट्रेडिंग बंदा करता है और मोटी पोजीशन फंसी होती है, तो बंदा 5 बजे भी उठ जाता है। सही बात है। वैसे कभी जिंदगी में नहीं उठा होगा ना, बिल्कुल ठीक है। और कई बार तो रात को सोता ही नहीं है, डाउ देखता रहेगा, ये चीजें देखता रहेगा, ठीक है। तो वो चीज है कि चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। आपको शांति से पैसा कमाना है कि आपको अशांति से पैसा कमाना है, और अशांति से पैसा कमाना भी है कि नहीं कमाना, उसमें भी डाउट है। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में 7% लोग प्रॉफिटेबल है, और जैसा आपने बताया कि सिर्फ 0.2% लोग ही एक्चुअली में प्रॉफिटेबल है, जो कि परसेंट का भी 5वां हिस्सा होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या सच्ची में बेकार है? देखो भाई, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेकार है। ऑप्शन ट्रेडिंग से भी लोग पैसा कमाते हैं। आपको ये देखना है कि वो चीज़ आपको सूट करती है कि नहीं करती है। ठीक है। राकेश झुनझुनवाला सर का ना एक बड़ा मज़ेदार कोट है, ठीक है। उनसे किसी ने पूछा ट्रेडिंग के बारे में कि सर आप ट्रेडिंग करते हो, बट नए जो लोग मार्केट में आते हैं उनको आप मना करते हो ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो पता क्या बोलते हैं? पापा सिगरेट पीते थे, हमें मना करते थे, ठीक है। तो एक चीज़ जो एक आदमी को सूट कर रहे हो, जरूरी नहीं है हर किसी को सूट करे। सही बात है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, आप देखोगे कि गांव में आपको बहुत सारे ऐसे ताऊ मिल जाएंगे जो कि 10 साल की उम्र से बीड़ी पी रहे हैं, उनकी उम्र 90 साल की है। सही बात है। उनको कुछ नहीं हुआ, नहीं। बट जिस आदमी ने सिगरेट को टच भी नहीं करा, ठीक है, उसको बेचारे को कैंसर डायग्नोस हो गया। अभी कौन सी चीज़ किसको सूट करेगी वो आपको करके फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी को सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती। तो आप करके देखो, अगर आपको सूट करती है तो आप करो, नहीं करती तो आप मत करो। तो जैसा कि आपने बताया इक्विटी में पैसा बनता है, तो इक्विटी में बट पैसे बनाने के लिए भी बहुत कैपिटल की ज़रूरत होती है। भाई देखो, ऐसा है, इक्विटी में पैसे बनाने के लिए कैपिटल से ज़्यादा दिमाग की भी ज़रूरत है। राकेश झुनझुनवाला सर मार्केट में 5,000 रुपये लेके आए थे। आज की डेट में, जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, उनका पब्लिक पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ के ऊपर है। उनकी जो वाइफ है रेखा झुनझुनवाला मैम, 50,000 करोड़ के ऊपर उनका है। दोनों का मोटा मोटी 1 लाख करोड़ है। तो कहाँ से आया? तो वो इक्विटी से आया ना। उसके अलावा विजय केडिया सर हो गए, राधा किशन दमानी सर हो गए, रामदेव अग्रवाल सर हो गए, ऐसे 85 लोग मैं आपको बता सकता हूं जिन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया और इक्विटी से बहुत मोटा पैसा बनाया। तो ऐसा नहीं है कि इक्विटी से पैसा नहीं बनता, बिल्कुल बनता। आप छोटे से स्टार्ट करके भी बड़ा कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको टाइम लगता है। लोग क्या सोचते हैं, क्विक मुझे शाम को मिल जाए, ठीक है। जो शाम को मिलता है ना, वो अगले दिन सुबह चला भी जाता है। कुणाल भाई, इक्विटी में पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है, पर इक्विटी में जो काम करने का स्टार्टिंग वाला जो फेज होता है ना, उसमें पैसा बहुत स्लो बनता है, वो फेज बहुत बोरिंग होता है। तो इन लोगों को चाहिए एक्साइटमेंट, इसलिए ये लोग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी ट्रेड लो, 5 मिनट बाद पैसा बनता है, पर वो 10 मिनट बाद चला भी जाता है। सही बात है। इक्विटी में जो पैसा बनेगा वो पैसा आपका टिकेगा, और इक्विटी में पैसा बनाने के चांसेस आपके ऑप्शन ट्रेडिंग से कई गुना ज़्यादा हैं, अगर आप उस पॉइंट को समझो तो जैसे आपने बताया, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में पहले के जो फेज होता है बहुत बोरिंग होता है, और उसके बाद मोटा पैसा बनता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो बोरिंग फेज कितना टाइम का हो सकता है, और वो जो मोटा पैसा बनेगा वो कब से बनना चालू होगा? शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग का जो बोरिंग फेज है ना, वो है 1000 दिन का, यानी कि मोटे मोटे 3 साल का। 3 साल तक
अगर आपने हर महीने इन्वेस्टमेंट कर दी और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दी तो 3 साल बाद आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पर वो 3 साल का जो स्टार्टिंग का बोरिंग फेज है वो अगर आपने निकाल लिया तो अगले वाले 10 साल इतना पैसा बनेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो जैसे कि हम सब देखते भी हैं कि ट्रेडिंग से लोग इन्वेस्टिंग में जाते हैं, बट इन्वेस्टिंग से लोग कभी ट्रेडिंग में नहीं आते, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो शांति यहाँ पे है ना वो कहीं पे भी नहीं है। सही बात है। क्योंकि मार्केट खुलती है 9 बजे और कई बार मैं उठता हूँ 10 बजे 11 बजे। अगर एक ऑप्शन ट्रेडर जो रात को पोजीशन लेके गया वो ये काम कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका बाप भी नहीं कर सकता। सही बात है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। क्योंकि ये काम मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये काम मैंने खुद किया हुआ है। हाँ, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कोई ऐसा एक ट्रेडर आएगा जो कि 1000, 1 लाख करोड़ सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा? ऑप्शन ट्रेडर? ऑप्शन ट्रेडर वो तो भाई आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, बट आज की डेट में एक डेटा मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत बड़ा हेज फंड है, उसने $1 बिलियन जो है हमारे इंडियन मार्केट से बनाए हैं, बट इन लोगों को ये नहीं पता हुआ कि उसने फंड कितना यूज करा। ऑप्शन ट्रेडिंग से 1000 करोड़ कमाने वाला एक भी बंदा नहीं निकला, बट इन्वेस्टिंग से राकेश झुनझुनवाला जी ने 1 लाख करोड़ तक का प्रॉफिट कर लिया, और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिसने बहुत मोटा पैसा बनाया। तो ऐसा क्यों? इसका रीजन है स्केलेबिलिटी। ऑप्शन में एक लेवल के बाद में स्केलेबिलिटी खत्म हो जाती है। स्टार्टिंग में छोटे फंड से बंदा बाइंग कर सकता है, पर एक लेवल के ऊपर जब फंड हो जाता है बाय डिफॉल्ट उसको सेलिंग करनी पड़ती है। जब ऑप्शन सेलिंग करी जाती है तो कुछ दोस्त हैं मेरे हेज फंड में जिन्होंने जॉब की हुई है, कुछ लोग प्रॉप डेस्क में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है वो लोग क्या बोलते हैं कि जब हम बड़े फंड के साथ काम कर रहे हैं तो 15 से 18% अगर कमा लिया ना साल का, तो हम राजा हैं। अच्छा। और 7% कोलेट्रल से आ गया। मैं कहता हूँ चलो 18% बना लिया, 7% कोलेट्रल से आ गया, कितना हो गया? 25%। और 40% अगर टैक्स लगा दें तो कितना बचता है पीछे? 15%, जो कि इंडेक्स फंड का रिटर्न है। तो फिर कैसे बनेंगे भाई हजारों करोड़ 15% की कंपाउंडिंग से? तो आज तक तो कोई बना नहीं पाया। आपको क्या लगता है आगे कोई कभी बना पाएगा? ऑल द बेस्ट है भाई, हम तो चाहते हैं कि बनाएं, बहुत सारे लोग बनाएं। हाँ, हर्षद मेहता के टाइम पे हमको बहुत सुनने में आता था कि बुल कार्टेल और बियर कार्टेल की लड़ाई चलती थी। वो एक स्टॉक को ऊपर उठाते थे और बियर कार्टेल उनको नीचे गिराता था। तो ये आज भी चलता है? भाई बिल्कुल चलता है। मैंने तो आज तक अभी तो सुना नहीं कि आज की डेट में ऐसा कुछ चलता है। देखो आज के ज़माने में ना दुनिया डिजिटल हो गई है। और हमारा जो मार्केट है, जो पहले इतना सा मार्केट था, बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। और ये जो चीज़ें चलती हैं ये आजकल ज़्यादा लाइमलाइट में आती नहीं है। ठीक है, और जो मार्केट में पुराने लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको तो गेम समझ में आती है कि कहाँ पे क्या गेम चल रही है। जो नया नया बंदा मार्केट में आता है उसको वो उतनी समझ में नहीं आती। तब चीज़ें जो है वो खुले में चलती थी। अब जो चीज़ें हैं थोड़ी सी, अब जो पहले देखो चीज़ें खुले में चलती थी, अब चीज़ें चलती हैं बैकग्राउंड में। जिसको समझदार आदमी जो है वो तो समझ सकता है, हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। क्या आज भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं? आज की डेट में बुल कार्टेल बियर कार्टेल की लड़ाइयाँ तो कम हो गई हैं। आज की डेट में वो हो गए हैं समझदार। उन्होंने भाई हाथ मिला लिए। ठीक है, हाथ मिला के उनको समझ में आ गया भाई लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बढ़िया अपना जो है गेम ऊपर नीचे की करो, पैसे कमाओ और मजे लो। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि उन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि जिस स्टॉक को तुम करोगे उस स्टॉक पे हम काम नहीं करेंगे। कर लेंगे भाई, उसी साइड में कर लेंगे जिस साइड में वो कर रहा है। तो अब जैसे पहले ईगो पे बहुत बात ले लेते थे, अब वैसे नहीं लेते। तो जैसे कि आप मार्केट में बहुत सालों से हो तो आपने बहुत सारे क्रैश भी देखे होंगे, 2 से 3 क्रैश आपने देखे होंगे। तो उस टाइम मार्केट का हाल क्या होता है और इन्वेस्टर्स का हाल क्या होता है जो आपने खुद देखे हो अपने टाइम? देखो जो रियल इन्वेस्टर होता है वो तो क्रैश में खुश होता है कि भाई भर भर के खरीदेंगे। और जो नए नए लोग आए होते हैं, जो बिना नॉलेज के मार्केट में बैठे होते हैं, वो लोग पैनिक करते हैं और मार्केट में माल सस्ते दामों पे सेल करके निकलते हैं। देखो जब लॉकडाउन लगा उस टाइम पे निफ्टी 7,500-8 हज़ार थी। लोग बोल रहे थे कि ये निफ्टी ना 2,000 तक चली जाएगी, मार्केट ही पूरी बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उस टाइम पे मैंने कहा था कि 8,000 की 18,000 कब हो जाएगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और लोग उस टाइम पे मेरे को बेवकूफ़ बोलते थे। उस टाइम पे मैं लोगों को समझाता था कि अरे भाई अगर निफ्टी 0 हो जाएगी इसका मतलब तो ये अंबानी अडानी की कंपनियां लिस्टेड हैं, वो सड़क पे आ जाएंगे। और अगर वो सड़क पे आ जाएंगे तो तुम तो साला पताल में पहुंच जाओगे ना। तुम्हें क्या लगता है कि अगर अंबानी अडानी सड़क पे आ जाएंगे तुम्हारी जो तुम जॉब करते हो बच जाएगी, तुम्हारी दुकानदारी बच जाएगी, तुम्हारे प्लॉट बच जाएंगे, हर चीज बर्बाद हो जाएगी। फिर तो किसी चीज की कुछ कीमत नहीं बचेगी। मैं चाहूँगा आपने कौन कौन से क्रैश देखे थे, थोड़े बता सकते हो आप? मैंने इससे पहले का भी जो क्रैश था, ये अपना स्मॉल कैप मिड कैप का जो क्रैश था 17-18 का, वो देखा।
उसके बाद में अपना ये लॉकडाउन वाला क्रैश देखा, उसमें तो सब कुछ ही क्रैश हुआ, ठीक है। उसके बाद में भी जब ये राइज हुआ उस क्रैश के बाद, उसके बाद फिर स्मॉल कैप मिड कैप का क्रैश आया, मैंने वो भी देखा। यूक्रेन रशिया वाला, हाँ नहीं, यूक्रेन रशिया वाला भी था, और ओवरऑल भी स्मॉल कैप मिड कैप एक्चुअली काफी चल गए थे, तो वहां पे भी एक डीप करेक्शन थी, वो देखी मैंने। तो इसमें से सबसे ज्यादा जिसमें लोगों का हाल खराब था वो कौन सा क्रैश था? वो था भाई 2020 के लॉकडाउन वाला। हाँ, ओके। क्यों उसमें एक ऐसा मतलब कि पैनिक सिचुएशन इतनी ज्यादा क्यों बन गई थी? उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था ना, नॉलेज नहीं थी, और फ्यूचर देखने की कैपेबिलिटी नहीं थी। अब वैसा कुछ आता है तो लोग शायद जो है चीजें देख पाएं, पर अभी अगर क्रैश आएगा तो उसका रीजन कुछ और होगा, तब लोग फिर डरेंगे। हाँ, 2002 में भी अमेरिका की वजह से क्रैश हुआ था मार्केट, 2008 में भी अमेरिका की वजह से हुआ था, और आज की डेट में भी चल रहा है अमेरिका में कि रिसेशन आने वाली है। क्या इस बार भी अमेरिका की वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की लंका लगेगी? अमेरिका के रिसेशन से हमें टट्टू फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में रिसेशन आएगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा फर्क हमें पड़ेगा, उसके बाद में हमारी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, अगर अमेरिका में रिसेशन आता है ना, अमेरिका की मार्केट से पैसा निकलेगा और हमारी मार्केट में आएगा, क्योंकि हम हैं ग्रोइंग इकोनॉमी। 4 से 40 ट्रिलियन कब हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और जब ये 4 से 40 ट्रिलियन होगा ना, तो हमारी मार्केट कहाँ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। और जो पैसा बनेगा, जो मैसिव वेल्थ क्रिएशन होगा, वो भी आपकी जो इमेजिनेशन है उसके बियॉन्ड है। अगर इंग्लैंड वाले गोरे हमें लूट के ना गए होते तो आज हमारी इकोनॉमी कहाँ पे होती? अभी रिसेंटली यूके को पीछे छोड़ के हमारा भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, और अगर ये गोरे हमें लूट के नहीं गए होते ना, आज की डेट में ऑलरेडी भारत जो है विश्व गुरु होता, हम पहले नंबर पे खड़े होते। और एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगले 50 साल में इन चिंकों और गोरों को पीछे छोड़ के भारत को विश्व गुरु बनने से, नंबर 1 बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो भारत की इकोनॉमी जिस स्पीड से बढ़ रही है, तो क्या हम अपना कोहिनूर जो कि इंग्लैंड वाले गोरे हमसे लूट के ले गए थे, हम वापस ले आएंगे? भाई कोहिनूर हीरा ना आपने बहुत छोटी बात कर दी। यूके में प्राइम मिनिस्टर बना है एक भारतीय। हाँ। पता है क्यों बना है? क्योंकि उनको लग रहा है यार हमारी इकोनॉमी जा रही है रिसेशन में, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनसे हमें कुछ हेल्प मिल जाए तो मजा आ जाएगा। इसलिए वो हमारे वाले बंदे को, उनको लग रहा है कि यार हम भाई भाई दिखेंगे, इसलिए हमारे वाले बंदे को बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। इसमें भी उनकी चाल है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, 50 साल बाद जो इंग्लैंड वाले गोरे हमें लूट के गए थे ना, वो मैं आपको हमारे भारत देश में दिहाड़ी करते दिखा दूंगा। चलो, इंडियंस को फॉरेन में लोग अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, अब सारे धीरे धीरे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने लगे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? फिर से एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, गोरों और चिंकों के जिस देश में हमें कुत्ता नहीं पूछता था ना एक टाइम पे, वो लोग पता है क्या बोलेंगे? सलाम साहब। सलाम आपने बहुत छोटी बात कर दी। वो पता है क्या बोलेंगे? जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये हो, और बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस अपना एक ठप्पा ले लेना है और लगाने के लिए तैयार रहना है। तो मतलब ऐसा भी टाइम आएगा कि जो हिंदुस्तान था पहले भी राज करता था, सबसे रिचेस्ट कंट्री थी, सबसे अमीर देश था, आगे जाके भी धीरे धीरे अमीर वापस से बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट है, जो कि अमेरिकन है। क्या भारत का भी कोई सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। वॉरेन बफेट दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। उसका भी एक रीजन है कि हिस्टोरिकली यूएस की मार्केट जो है ना, दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट नंबर 1 पे हैं। और हमारी मार्केट आने वाले 20, 30, 50 साल अगर बेस्ट परफॉर्मिंग रहेगी, तो जो सबसे बड़े दुनिया के इन्वेस्टर हैं, एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि टॉप 10 में भी ज़्यादातर लोग जो आपको मिलेंगे ना, वो हमारे भारत देश के। तो भारत में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा? एक लॉजिकल आंसर करूंगा, वो ये है कि बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो। क्या उनमें वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट किया? एप्पल में 2 साल पहले जब एप्पल सैचुरेट हुई, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया। उसके अलावा बिटकॉइन जो इतनी बड़ी चीज़ बन गई, हाँ ठीक है, वॉरेन बफेट से भी 10 गुना बड़ी चीज़ बन गई, हाँ। उसमें वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया? नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वॉरेन बफेट नहीं कर रहे तो चीज़ बेवकूफ़ी पूर्ण है। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं हमारे देश में जो 1000 गुना हो गए। वो लिए थे क्या वॉरेन बफेट ने? नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो वो लेंगे वही चलेगा। वॉरेन बफेट भारत में इन्वेस्ट ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में सैकड़ों ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिनका पोर्टफोलियो वॉरेन बफेट से भी बड़ा होगा, और वो हमारे देश के लोग होंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे मार्केट में ऐसी एक मैसिव ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। मुकेश अंबानी का साम्राज्य चल रहा है पिछले 50 सालों से। उसके बाद 5 सालों में एक कंपनी आती है अडानी, और सबके जुबान पे आ जाता है अडानी अडानी। तो अगला अडानी कौन बनेगा? फिर से एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगला अडानी है अनिल अंबानी।
अच्छा, कैसे? कुछ लॉजिक शेयर करता हूँ। राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे मुकेश अंबानी जी अपने छोटे प्यारे भाई अनिल अंबानी जी को भेजते हैं। नीता अंबानी मैम जो है उनके साथ गरबा करते हुए अनिल अंबानी दिखाई देते हैं। आज से 8-10 साल पहले वो गायब चल रहे थे और एकदम से वो दिखना स्टार्ट होते हैं। तो अब जो दिखना स्टार्ट हुआ है ना, वापस से गायब नहीं होने वाले और वो बहुत तगड़ा राइज करने वाले हैं, क्योंकि भाइयों भाइयों में आपस में सुलह हो गई है और दो भाई मिलके जब कुछ काम करते हैं ना तो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि अनिल अंबानी जी जो हैं उनमें दम तो है, पर कुछ गलतियां उनसे ऐसी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उनका फॉल हुआ। बट ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार वो ऐसा तगड़ा राइज करेंगे कि दुनिया देखेगी। और हमारे व्यूअर्स को अगर ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, डेफिनेटली हम इसका पार्ट 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, इसको 10 तक लेके जाएंगे अगर हमारे व्यूअर्स इसको पसंद करेंगे तो। जो पार्ट 1 किया हमने उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी हम कर रहे हैं पार्ट 2 आप ही लोगों की डिमांड पे। पार्ट 1 पे हमने एम रखा था 1000 लाइक का, अभी पार्ट 2 पे हम एम कर रहे हैं 2000 लाइक का। अगर आप 2000 लाइक कर देते हो तो हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे, जो कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। हाँ, ज़रूर, इससे भी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो यार, लाइक करो फटाफट, जल्दी से और लाइक कमेंट में लिख के बताओ पार्ट 3। तो इस पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अब मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट पॉडकास्ट में।